बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत मुकम्मल करके अपना फैसला महफूज किया है और ये फैसला आज किसी वक्त भी सुना दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान बहुत सारी गैर मामूली और गैर रवायती चीज़ें सामने आईं और बज़ाहिर इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आया। वो क्या चीज़ें हैं? इसके बावजूद बेंच ने जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं पीछे, जिससे ये लग रहा है या खुशफहमी है कि मे बी उन्होंने एक रास्ता रखा है कि अगर भागना पड़े हमें अपने मौक़िफ़ से और पीटीआई के अलावा जो दीगर फरीक हैं उनकी बात मानना पड़े तो फिर रास्ता खुला रहे, वो बंद गली में नहीं गए। ये मैं कह रहा हूँ, ये क्या बात है? और फिर जो तनकीद हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, वज़ीर-ए-क़ानून आज़म ज़ीर तारड़ ने जो बातें की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उनका क्या मतलब क्या है, वो भी कोई नतीजा अक्स करने की कोशिश करेंगे। और फिर 2 खबरें काज़ी साहब के हवाले से हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को एक ख़त लिखा है, जिसमें वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने की बात कर रहे हैं। उस खत की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है? वो एक खत है, जैसे खत लिखा जाता है उसका जवाब आएगा नहीं आएगा, या फिर उसकी कोई कानूनी हैसियत भी है? और फिर मिस्टर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आप इस ओहदे के अहल नहीं हैं। अदलिया और आपके अपने मफाद में यही बेहतर है कि फौरी तौर पर ये ओहदा छोड़ दें। उन्होंने अपने ख़त की नकल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को भी भिजवाई, अटार्नी जनरल को भी भिजवाई, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को भी भिजवाई, काबीना डिवीज़न को भी भिजवाई, जिसके बाद फौरी एक्शन लेते हुए जो काबीना है उसका इजलास हुआ और काबीना ने रजिस्ट्रार इशरत अली की खिदमात जो हैं वो फौरी तौर पर वापस ले ली हैं और उन्हें कहा गया कि जनाब आप रिपोर्ट करें, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में आएँ, क्योंकि उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है और उनकी खिदमात जो हैं वो मुस्तार दी हुई थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को। अब हुकूमत ने वो खिदमात वापस ले ली हैं। जो ख़त लिखा गया रजिस्ट्रार को, ये दरअसल चंद दिन पहले आपको याद होगा कि मिस्टर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और मिस्टर अमीनुद्दीन ने एक जजमेंट दी थी कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो मुकदमात हैं, सुओ मोटो वगैरह जो है, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के केस हैं, उनकी समाअत रोक दी जाए। तो एक सर्कुलर जारी करके वो उसको गैर मौसर बनाने की कोशिश की। रजिस्ट्रार साहब ने वो जारी किया तो उन्होंने बेचारे ने खुद कहाँ किया होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने जारी कर दिया। इनसे पहले जो रजिस्ट्रार थे ना जवाद पाल साहब, उनका ताल्लुक भी ब्यूरोक्रेसी से था। वो तो बाकायदा मीटिंग मिनट्स जो हैं वो तब्दील कर दिया करते थे। उनके खिलाफ भी काजी साहब ने खत लिखा था और फिर बहरहाल उन्हें जाना ही पड़ा। तो अब इस पे फौरी तौर पे एक्शन लिया जनाब वफाकी हुकूमत ने, काबीना ने, और इशरत अली की खिदमात जो है वो वापस ले ली हैं। इशरत अली के नाम खत में मिस्टर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि आप एक सीनियर अफ़सर हैं और आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का अदराक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो उन्होंने साथ ही जो खत लिखा है उसमें ये भी कहा है कि रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट की साख और वक़ार को मज़ीद तबाह करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए और साथ ही ये कहा है कि अगर मुनासिब समझें तो इंज़बाती कार्रवाई भी उनके खिलाफ कीजिए। अब इंज़बाती कार्रवाई होती है या नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल कि इंज़बाती कार्रवाई हो। बहरहाल ये हो गया है कि उन्हें फौरी तौर पे वापस बुला लिया गया है। और दूसरा जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा और मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद ने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और बाकी जो 2 अरकान हैं उनमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। और उन्हें कहा है कि जनाब एक जज हैं जिनका नाम है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये इनका जायज़ा लेना चाहिए। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी बनती है, अगर गलत हैं तो जज साहब की इज्जत को बहाल किया जाना चाहिए। अब ये एमी हवा में खत नहीं है, ये बाकायदा सरकारी तौर पर ऑफिशियल लेटर है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो कानून है
और जो रूल्स हैं और जो अखलाकियात का तकाजा है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस साहब भी इस खत का जवाब देने के पाबंद हैं और दूसरे दो अरकान जो हैं सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान वो भी इसका जवाब देने के पाबंद हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं बुला रहे सुप्रीम जस्टिस काउंसिल का इजलास तो उन्हें फिर रीजनिंग देना होगी, इनको खत का जवाब देंगे और वहाँ ये कहेंगे। अगर वो नहीं करते तो मैं ये समझता हूँ ये मिसकंडक्ट है कि उनके सामने एक दरखास्त रखी गई, एक खत रखा गया ब्रदर जजेस की तरफ से, तो दरखास्त चलो ना कहें, खत लिखा गया या मुतालबा रखा गया कि भाई आप इजलास बुलाएं, तो फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि वो इजलास क्यों नहीं बुला रहे। वो कैसे समझते हैं कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से पहले ही उन्होंने कैसे बरी कर दिया मज़हर अली अकबर नकवी को, जैसे कि वो कह रहे हैं कि मैं तो जनाब उनको इसलिए साथ बैठा लिया था, मैं पैगाम देना चाहता था कि जनाब इस बंदे को के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं इसके आगे खड़ा हूँ, वो मेरे जजों पे जो उंगली उठाएगा मैं उसके आगे खड़ा हो जाऊँगा, जो उन्होंने कहा ना बंदयाल साहब ने। तो अब इसका जवाब जो है उन्हें देना पड़ेगा, यानी जो रेफरेंस है ना इसको रद्दी की टोकरी की नज़र नहीं किया जा सकता, अब इसको सुनना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि उस वक्त से डरना चाहिए जब बंदयाल साहब के खिलाफ कोई रेफरेंस आ जाए और काजी साहब जो हैं वो अजलास बुला लें कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत बंदयाल साहब जो है अब इस जुडिशल काउंसिल के सरबराह नहीं रहे, तो सीनियर मोस्ट जज जो है उसने सरबराही करनी है, वो अब उसके हेड हो गए हैं, तो फिर वो अजलास बुला लें और कहें जनाब बंदयाल साहब इन सवालों के जवाब तो दो जो थोड़े खिलाफ इल्ज़ाम लगे ने। वैसे बंदयाल साहब के ना मिसकंडक्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कल भी मैंने जिक्र किया था कि बहुत सारा मवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी बुनियाद पे रेफरेंस बन सकता है, ये मुश्किल में पड़ सकते हैं बंदयाल साहब, और मशवरे ये वो जो उनके व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह हैं, जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने जो कहा है कि जनाब सब जज बैठे इस केस में, ये जो इलेक्शन वाला केस है, लेकिन वो जज ना बैठे जो अपोजिशन के साथ मशवरे करते पकड़े गए हैं। वो कौन से जज हैं? वो बाहर कुछ ऐसे जज भी हैं जिनकी औलाद जो है, जो बेटे हैं वो वकील हैं, और जज साहब अपने वकील बेटों के जरिए जो पीटीआई के वर्कर हैं मुशावरत करते हैं, मशवरे भेजते हैं उन्हें कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें और ये कर लें, और फिर हम ये कर देंगे और फिर हम पूछेंगे ये तैयारी करके आना और ये मामला जो ऐसे उठाया जाए और ऐसे हम इसको टैकल करेंगे। ये मैं पूरे वसूख के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये लोग जो हैं ये मशवरे में शामिल हैं, पीटीआई के साथ मुशावरत में ये लोग शामिल हैं। बहरहाल कार्रवाई कैसे होनी है, कैसे आगे बढ़ना है मामला, ये तो आने वाले चंद दिनों में मामला खुल जाएगा, और ज़्यादा दूर नहीं है, ये बड़ी तेज़ी के साथ जो मामलात हैं वो होने हैं। अब जनाब बिलावल भुट्टो साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी तेज़ तुंदो तेज़ उनका लहजा था। पीपल्स पार्टी वाले आमतौर पे ये लहजा इख्तियार नहीं करते, लेकिन जब बिल्कुल ही वो मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिर वो ये लोबल लहजा ज़रूर इख्तियार करते हैं। वो पंजाबी जी कहते हैं नक्को झुल के मुँह च आ गया, तब फिर वो ज़रूर इस पे भड़कते हैं। और उन्होंने कहा है जनाब ये लार्जर बेंच बनाएँ, और लार्जर बेंच में ये भी उन्होंने बता दिया जनाब जो अपोजिशन को मशवरा देने वाले हैं, पीटीआई को मशवरा देने वाले जज हैं, उनको शामिल ना करें। और वो आपको पता चल ही गया कि सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों पे कहते रहे कि जनाब आप ना बैठे, बल्कि जो तीनों जज हैं चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और एजाज अल एहसन, तीनों को उन्होंने कहा जनाब आप इस बेंच में ना बैठे। तो उन्होंने कहा जनाब अगर ऐसा ना हुआ तो खुदा न खास्ता एमरजेंसी या मार्शल लॉ का खदशा, ये उन्होंने कहा है। उनके मुंह से, बिलावल भुट्टो के मुंह से ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि उनके मुंह से मार्शल लॉ की जो बात है वो की जाए। उन्होंने कहा जनाब अगर ये तीनों जजों ने इन्होंने फैसला दिया ना, फिर तो उसकी हैसियत कोई कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं होगी। और जो आजम वज़ीर तारड़ है उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कर दी है कि जनाब अगर ये तीनों जज फैसला करते हैं तो फिर मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि वो काबिल कबूल है भी या नहीं, ये भी एक सवाल है। यानी उन्होंने भी कह दिया कि हम इसको नहीं मानते। और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी सख्त बात की है, उन्होंने कहा फुल कोर्ट बननी चाहिए, लेकिन वो जज उसमें ना हो जिन्होंने खुद को अलहदा कर लिया था इस मौजू से, इस केस से, यानी कि एजाज अल एहसन और मज़हर अली अकबर, की बाकी सारे लोगों की एक फुल कोर्ट जो है वो बना दी जाए।
और उन्होंने भी कहा कि अगर फुल कोर्ट बन जाती है तो फिर फैसला काबिल कबूल हो सकता है, वरना ये फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस के जो बयान था कि जनाब जो जेल में होते हैं लोग वो पार्लियामेंट में तकरीरें करते हैं, तो इस पर भी उन्होंने सख्त जो है वो तनकीद की है। बिलावल साहब ने कहा जो इलेक्शन वाला केस है ये कौम के सामने है, ये इलेक्शन का सवाल नहीं है, वो ये कहते हैं, बल्कि ये अदलिया का ट्रायल हो रहा है। वो कहते हैं ट्रायल इस बात का है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अदारा है या फिर टाइगर फोर्स है। ये जो 3 जज केस की समाअत कर रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए क्या हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का माजी जो है हमारे सामने है, और माजी करीब में हम ख्याल बेंचों ने जो फैसले दिए हैं वो भी आपके सामने है। एजाजुल हसन साहब का तो पीटीआई के खिलाफ कोई फैसला ही नहीं है, बल्कि इन तीनों का कोई फैसला नहीं है। वो सिर्फ एक आज खुद नोटिस वाला मामला था, वो जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद वाले मामले पे इन्होंने आज खुद नोटिस लिया था, उसके अलावा तो इनका कोई फैसला है ही नहीं उनके खिलाफ। अच्छा, बेंच में क्या होता है? बेंच में चलो इरफान कादर साहब की जो उनके साथ तलखी हुई है, अकरम शेख साहब की जो तलखी हुई है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या जनाब, जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं फरूक एच नाइक साहब, वो अदालत में जाते हैं तो जज साहब कहते हैं जनाब आप कहाँ से आ गए, आपने तो बाईकाट किया हुआ है, क्या पीपल्स पार्टी ने बाईकाट नहीं कर दिया हुआ? भाई आपके पास ये इतला कुछ तहरीरी शक्ल में मौजूद थी, कुछ लिखा हुआ था? उनका नहीं जनाब हमने बाईकाट नहीं किया। तो अगर आपको अब एतमाद नहीं है तो फिर आपको क्यों सुने हम? भाई कल को ये इलेक्शन कमीशन भी ये कह देगा कि जिन जमातों को हम पे एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, जैसे पीटीआई इमरान खान रोजाना कहते हैं, तो वो इलेक्शन में हिस्सा ना लें, हम उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे। ये अजीब बदमाशी है यार कि आपको हम पे एतबार नहीं है तो हम आपको नहीं सुनेंगे। उनका नहीं जनाब ऐसी बात। अच्छा, पर आप जो तहरीरी तौर पर लिख के दें, वो आपके सामने ये इशू ही नहीं है कि उन्होंने अपने वापस ले लिए हुए हैं या वकालतनामे। अकरम शेख साहब ने कहा, जो नून लीग के वकील हैं, उन्होंने कहा जनाब हमने तो वकालतनामे वापस ही नहीं लिए, हमारे तफसात हैं। फरूक एच नाइक ने कहा इस बेंच पे, और वो अपने ऊपर जो तफसात हैं, उनके ऊपर जो सवालात हैं, उनके जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं, उनको नहीं जनाब सुना। और अकरम शेख साहब ने कहा जनाब 6 दिन से मैं खज्जल ख़राब हो रहा हूँ, यहाँ बैठता हूँ आता हूँ कि हमें सुना जाए, तो क्या मुझे कोई अखबार में आर्टिकल लिखना पड़ेगा इस बाबत के जनाब हमें सुन लिया? अच्छा जी, आप तहरीरी तौर पर दे दें, तहरीरी तौर पर अपने दलाइल जमा करवा दें। वो फ्री की नहीं, आपने उनका नाम ही नहीं लिखा हुआ। फ्री कैन में जो लिस्ट जारी हुई है उनमें ये वकील ना इनका नाम है, ना इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं इरफान कादर उनका नाम है। लो जनाब, ये जो ना अपनी मर्जी के जजेस चुनना चाहते हैं, यानी कि हुकूमती जमातों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं चीफ साहब। और ये वैसे मैं समझता हूँ कि उनको ना सुनना जो है, ये तो इंसाफ के तकाज़े कैसे पूरे करेंगे? उनको सुन ही रहे जो मुतासरा फरीक है। और पीटीआई के असद उमर को आप रोस्टर पे बुला के पूछ रहे हैं कि जनाब क्या माशी पोजीशन है, क्या सूरत हाल है? आप उनके वकील से पूछें। और फिर ये कह रहे हैं अपनी मर्जी के, अपने मुकदमे के लिए अपनी मर्जी के जज चुनना चाहते हैं, चीफ साहब ये कह रहे हैं। ओ भाई मेरे, इन्होंने मर्जी के चुनना है, वो मर्जी के नहीं चुनना चाह रहे, वो आपसे जान छड़ा, हम ख्यालों से जान छड़ाना चाह रहे हैं। जो दूसरा फरीक है पीटीआई वाले, उनको तो बिन मांगे मिल रहा है सारा कुछ, उनकी मर्जी का बेंच बना हुआ है ये। आप बनाते ना काजी साहब, सरदार तारक मसूद और मंसूर अली शाह, इस तरह के जजों का बेंच बनाते ना, फिर मैं देखता ये एतराज़ करते हैं या नहीं करते। तो आप उनका बेंच बना दें, उनका बेंच बना दें। उन्होंने तो नहीं कहा कि इन तीनों का बना दें, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो पीटीआई को भी कबूल नहीं होना था। पीटीआई ने तो, आपने जब सो मोटो लिया था तो रात के 12 बजे अदालतें खुलने वाला उन्होंने कितना बड़ा इशू बनाया था, कितने दिनों तक इशू बनाया था। अटॉर्नी जनरल ने ये नुकता उठाया कि जनाब आप ना बैठे, एतराज़ तहरीरी तौर पर उन्होंने दरखास्त दी कि जनाब आप इस बेंच, बल्कि उन्होंने कहा कि 9 के 9 जज जो इलेक्शन वाले इशू से, जो केस से मुंसलिक रहे हैं, वो सारे ना बैठे, बाकी 6 जज जो हैं वो बैठ जाएं। वो जी मेरी काजी साहब से बात हुई थी, तो काजी साहब ने तो फैसला दिया था मीनुद्दीन खान के साथ मिलके कि जनाब ये हम नहीं समाप्त होने चाहिए 184 सब आर्टिकल 3 के जो मुकदमात हैं,
तो वो शायद बैठना नहीं चाहते, मेरे पास कुछ कहने को है लेकिन अगर मैंने बात की तो बात आगे बढ़ जाएगी। इरफान कादर को कह रहे हैं, तो इरफान कादर को कह रहे हैं, आप कभी कहते हैं आप तो कहते 3 मिनट चाहिए थे, अब आप 15 सेकंड पे आ गए हैं। इस तरह की बातें जिवें तनज़ नहीं करीदा किसी बंदे नूं। तो उन्होंने कहा जनाब फिर अगर तुसीं फैसला कर ही लिया ना जज साहब, तो फिर मैनू दलाइल देने का की फायदा? तुसीं कर दो अनाउंस कि फलां तारीख नूं अगर थोड़ा इख्तियार है तारीख देने का, ये हमारे पास इख्तियार है कि जनाब हम तारीख दे सकते हैं, हमारे पास इख्तियार है कि तारीख आगे कर। कहाँ लिखा हुआ है आपके पास इख्तियार है? आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर रौला पड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार चला जाएगा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो तयन, जैसे जो निगरान हुकूमतों का है कि रौला पड़ जाए, अगर पार्लिमानी कमेटी में भी मामला तय ना हो तो फिर ये इख्तियार मिल जाता है इलेक्शन कमीशन को। तो आप इस इलेक्शन के हवाले से कहाँ लिखा हुआ है कि आपको मिल जाएगा? तो फिर वो जनाब उन्होंने कहा जनाब मैं तो नहीं ये बात कर रहा कि जनाब हमने फैसला कर लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा जनाब फिर आप हीर रांझा की कहानियाँ हमें सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब आप लिमिट ना क्रॉस करें। उन्होंने कहा जनाब लिमिट तो आपने क्रॉस की हुई है, आप पे आपके जज नहीं आपकी बात सुन रहे, आपके खिलाफ हो गए हुए हैं। और फिर कभी वो कहते हैं जनाब मिल बैठें और ये करें और वो करें, और सवाल ये है कि वो बाहर वाले मिल बैठे, आप जो 15 बंदे हैं वो ना मिल के बैठ के कोई फैसला कर सकें। अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि उन्होंने कुछ रास्ते जो हैं वो खुले रखे हैं, इनसे उम्मीद तो नहीं है कि जनाब ये जो खुले रास्ते हैं उनको इख्तियार करेंगे। इन्होंने करना तो वही है जो इन्होंने सोच रखा है। लेकिन बहुत सारे कानूनी माहिरीन, सीनियर वकला जो इन जजों को भी अच्छी तरह जानते हैं, उनका ख्याल ये है कि शायद वो कोई ऐसा फैसला ना दें जिस पे अमल ना हो सकता हो, या फिर फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल कोई हुक्म जारी करने से एतराज़ करें, ये वो कह रहे हैं। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? खुशफहमी का शिकार वो लोग हैं, वो क्यों हैं? एक तो ये कि 2 सेक्रेटरी तलब किए हुए थे, एक खजाना के और एक दिफा के, और खजाना वाले को उन्होंने काफ़ी वैसे तंग किया, सवाल-सवूल किए। फिर असद उमर साहब जनाब बता रहे हैं कि जनाब ये होता है खजाना और ये होते हैं पैसे, और वहाँ से आने होते हैं, वहाँ से निकलने होते हैं, मसला ही कोई नहीं। वो आप हमसे शुरू कर लें जी, जज साहब कह रहे हैं 5% कटौती कर लें तनख्वाहों में से। वो अल्लाह वास्ते तनख्वाहां लेंदे ने लोग यार। तुसीं इत्ते 12-12 लाख लेंदे हो, 10-12 लाख थोड़ी तनख्वाह। वो ਜਿਹੜੇ बेचारे छोटे-छोटे मुलाजम ने, नायब कासद इस तरह ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5% ਕੱਟ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ उधर भी ਕੱਟ। ये कहाँ लिखा हुआ है वैसे कि जनाब इस मद से निकाल के उस मद में निकाल दे? ये तो कहीं नहीं, वो बताया गया उन्हें जनाब ये नहीं हो सकता जैसे आप कह रहे हैं कि जनाब फलाने से निकाल लें और फलाने में डाल दें। ये बजट आएगा, बजट के बाद बजट में पैसे रखे जाएंगे जनाब, फिर कोई बात। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी दिफा हैं उन्होंने जनाब आप ऐसा करें कि जो रिजर्व्स होती हैं उनको बुला लें, जो रिटायर्ड फौजी नहीं होते उनको बुला लें, और नेवी वालों को बुला लें, एयरफोर्स वालों को बुला लें। उन्होंने कहा भाई जी वो रिजर्व वगैरह जो होते हैं वो रिटायर्ड अफसर घरों में बैठे होते हैं, फौजी जो होते हैं, उन्हें जब बुलाया जाता है तो उनको बुलाने के लिए भी दिफा के लिए बुलाया जा सकता है। ये भी आप कानून देख लें। वो लेकिन बहरहाल अगर वो आते हैं तो वो कहते हैं जनाब उनकी ज़रा तरबियत करनी पड़ेगी, उसमें भी टाइम लगेगा, वो फौरी तौर पे तो खड़े नहीं हो सकते अमन अमा के लिए। तो उन्होंने कहा जनाब हमारे पास जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना दहशतगर्दी, उसकी कुछ हसास इंफॉर्मेशन है, वो इन कैमरा बंद कमरे में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो कहते हैं अच्छा जनाब ऐसा करें कि अली जफ़र को बुलाएं, पीटीआई वाला जो, हाँ जी ये कह रहे हैं, क्या करें? उन्होंने कहा जनाब साढ़ा इतना की तलक। अली जफ़र ने कहा हमारा तो कोई, हम तो आइन की तशरीह के लिए आए हैं, आइन की तशरीह का मामला है, ये रिपोर्ट शपोर्ट का हमारे साथ कोई तलक नहीं है। फिर जज साहब ने ये कहा कि सर पे मोहर ना, इसको मोहरे शोरे लगा के हमें एक रिपोर्ट दे दें कल तक। और फिर लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात जो की कि कल को हम इजाज़त दे देते हैं इलेक्शन की, जो मैं खुले रस्तों की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर हम इलेक्शन की इजाज़त दे देते हैं और खुदा न खास्ता कोई सानिया हो जाता है, फिर तो ये सारा हमारे ऊपर आ जाना है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी, देख लीजिए सानिया हो गया, ये अमन-अमा की सूरत-ए-हाल ख़राब हो गई। एक रास्ता ये खुला रखा उन्होंने, और दूसरा उन्होंने कहा कि ना मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आप बैठ जाएँ पीटीआई वालों के साथ, मिल बैठ के कोई हल निकाल लें, कोई तरीका हो जाए, कोई मुज़ाकरात कर लें। तो यार ये भी देखने वाली बात है, अगर दोनों पार्टियाँ मिल जाती हैं, पीटीआई अगर हमायत कर दे, ठीक है जनाब 8 अक्टूबर इलेक्शन, ठीक है ओके, 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा देते हैं, तो फिर
आइन में, फिर आइन में गुंजाइश कहाँ से आ गई? अगर अब गुंजाइश नहीं है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, ये 90 दिन के करीब तरीन जो याम हो उनमें इलेक्शन होने हैं मुमकिन, तो फिर आप उनके कहने पीटीआई 8 अक्टूबर कह दे तो फिर आइन ही बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं 8 अक्टूबर, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए, ये भी चीफ साहब ने कहा। लेकिन मसला ये है कि 90 दिन वाला, वो आप बात करें उनसे, पीटीआई वालों से, आप बात कर नहीं पा रहे अपने साथी बरादर जजों से, और उनको वो, और फिर वो फुल कोर्ट वाली बात थी ना, वो उन्होंने कहा ना फुल कोर्ट, जो अटॉर्नी जनरल ने कहा ना फुल कोर्ट की सज़ा आपने हमने पढ़ा है मुस्तरद कर दी है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हमने जो फुल कोर्ट की सज़ा मुस्तरद नहीं की, वो हमने ये कहा था कि बाद में देखेंगे। यानी अभी तक ये रास्ता भी उन्होंने खुला रखा है कि तीनों जज बैठते हैं, मुशावरत के दौरान जो भी सूरत बाहर है उस पर गौर करते हैं, तो आईनी कानूनी को छोड़ दें, अब ये कुछ और ही सूरत हाल है, तो फिर वो कहते हैं जनाब चलो फुल कोर्ट अल्टोर्जर ने ऐसी कड़ा मुस्तरद की थी। और फिर जब इरफान कादर ने ये कहा कि जनाब सदर के पास तो इख्तियार ही नहीं बेचारे के कि इलेक्शन की तारीख दे दे, तो वो तो वज़ीर आज़म की मुशावरत के पाबंद हैं, तो इसको उन्होंने इसकी सताइश की चीफ ने, हाँ यार गल भी ठीक है, यानी इससे भी एक रास्ता खुला हुआ नज़र आ रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन मुलतवी करना या इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना, क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हमने ये फैसला करना है। अगर ये फैसला कर देते हैं कि उसका इख्तियार है, फिर तो सारी गेम ही खत्म होगी ना। तो इससे भी लग रहा है कि रास्ता खुला है, लेकिन ये जो बेंच है इसकी रिवायत है सज्जी दिखा के खबी मारने दी। लेकिन अभी तो बहुत सारी जो चीज़ें ना तशना हैं, अभी बहस तलब हैं, लेकिन फैसला इन्होंने महफूज कर लिया है, जिससे ये तासर ले रहे हैं कुछ लोग, खुशफहम लोग जो हैं, कि शायद मे भी वो रास्ते जिनका मैंने जिक्र किया है ये वो अडॉप्ट करने की कोशिश करें। बहरहाल आज पता चल जाएगा शाम तक क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरफ जाते हैं क्या नहीं जाते। और फिर वो जो मैं अर्ज़ किया है कि मुशावरत वाले व्हाट्सएप और ये वो चीज़ें सारी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, अगर वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि हमने इनके फैसला ही नहीं मानना 3 रुकनी बेंच का, ये कागज़ का टुकड़ा होगा, तो फिर दूसरे ऑप्शन जो हैं वो क्यों नहीं, उन पे अमल क्यों नहीं किया जाएगा। अगर ये इमरान खान की मोहब्बत में हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमातों की मंजी ठोकने पे तुले हुए हैं, तो फिर उन्होंने लोहारा तरखाना नहीं आंदा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।